हाल ही में न्यूज में आपने ये लाइन बहुत सुनी होगी कि 2024 तक इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। लेकिन वहीं ये भी सुना होगा कि आजकल जॉब्स कट हो रहे हैं, ऑटो सेक्टर डाउन है, मार्केट क्रैश कर रही है। ऐसे टाइम में इंडिया करे तो क्या करे। खैर, ये तो कुछ फैक्ट्स हैं। एक आम इंसान के लिए रियलिटी जानना थोड़ा मुश्किल है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे शायद आपको कुछ और नॉलेज मिले। तो दोस्त, लेट्स एक्सप्लोर। क्या आपने कभी सोचा है कि कार्डबोर्ड का डब्बा, प्लास्टिक वेस्ट और यही नहीं न्यूज़पेपर, पेप्सी के कैन और ना जाने क्या क्या जो आप कचरा समझकर डस्टबिन में फेंक देते हो, उनका होता क्या है? ये सारी चीजें रिसाइकल हो सकती है और कई देशों में रिसाइकल होती भी है। खैर, दुनिया में ऐसी कई चीजें होती हैं जो दूर से देखने में तो कूड़ा लगती हैं, पर वो एक्चुअली सोने के बराबर होती हैं। और रिसाइकल इंडस्ट्री की भी कुछ ऐसी ही बात है। इस इंडस्ट्री की एक्चुअल वैल्यू $100 बिलियन है। क्यों चौंक गए ना? पर यार, ये तो कुछ भी नहीं है। ये एक बार सोच के देखो, मुकेश अंबानी की नेट वैल्यू $50 बिलियन के आसपास है। तो इस इंडस्ट्री में कुछ तो खास है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंडस्ट्री बहुत जल्द खत्म होने वाली है, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। क्या आप जानते हो कि हम किन किन चीजों को रिसाइकिल करते हैं, किन चीजों को फेंक देते हैं? वैसे तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट या मटेरियल के कॉम्पोजिशन पे मैटर नहीं करती। नहीं, मुझे पता आप ऐसे ही सोच रहे होगे, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर सिर्फ पैसा चलता है। अगर कोई प्रोडक्ट को साफ किया जा सकता है, उसे कूड़े से अलग किया जा सकता है और उसे बेचा जा सकता है, तो वो अपने आप ही रिसाइक्लेबल हो जाता है। पर ऐसे सामान का होगा क्या अगर उससे कोई दुनिया में लेना ही ना चाहता हो? और यही बात दुनिया की सारी सुपर पावर्स आजकल डिस्कस कर रहे हैं। अब आजकल की सिचुएशंस को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि रिसाइकलिंग की दुनिया पास्ट में कैसी दिखती थी। 15 इयर्स पहले 2000 से 2005 तक वेस्टर्न वर्ल्ड की दुनिया एकदम से एनवायरनमेंट, पोल्यूशन और प्लास्टिक के बारे में सोचने ही लगी थी और वहाँ के लोगों को रिसाइकिल के बारे में समझ आने ही लगा था। करंट टाइम पे, यानी कि आजकल के टाइम में, पूरी दुनिया में प्लास्टिक के सेवन को बुरा माना जाता है। वैसे ही उस टाइम से ही वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सब चीजें शुरू हो चुकी थी। अगर आप उस टाइम पे प्लास्टिक का यूज करते थे तो वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी से कम नहीं था। आपने इंग्लिश पिक्चरों में देखा भी होगा कि लोग अगर सामान लेते भी थे तो वो ब्राउन बैग का सेवन करते थे, प्लास्टिक का इस्तेमाल कोई नहीं करता था। अब लोग तो अपना काम सही से करते थे, यानी कि कूड़ा सही तरीके से डालते थे और कूड़ा सीधे ही कलेक्ट होता था मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज में, या इनको MRF भी कहते हैं। और ये यहीं पर ही सॉर्ट भी किया जाता था। कूड़े को यहाँ पर प्रोसेस भी किया जाता था और बंडल भी किया जाता था, ताकि ये सब करने से ये आराम से पूरी दुनिया के बायर्स को बेचा जा सके। और अब आप खुद ही गेस कर सकते हो कि इन सब चीजों का सबसे बड़ा बायर कौन था? वो है चाइना। चाइना जानबूझ के दुनिया भर का रिसाइकल मटेरियल खरीद रहा था ताकि वो अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को सपोर्ट कर सके। और इन सब चीजों की वजह से ही चाइना दुनिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनी और इस रास्ते में इस रिसाइकल मटेरियल का बहुत बड़ा हाथ था। जब चाइना ने 2001 में WTO ज्वाइन किया था, तब से ही चाइना को ट्रेड की दुनिया बहुत पसंद आई और WTO या ट्रेड चाइना के लिए बहुत बड़ा इंसेंटिव था। चाइना ने सामान तो एक्सपोर्ट किया ही, और पूरी दुनिया के डॉक्स में ये वाला नजारा बहुत कॉमन हो चुका था। अब इन कंटेनर्स को खाली भेजने का कोई फायदा तो था नहीं, तो रिसाइकल का सामान वापस देना ही इंपोर्टिंग कंट्रीज के लिए बहुत ही बढ़िया था। ये मानो कि खाली कंटेनर्स का सप्लाई करना इतना बढ़िया था कि लॉस एंजलिस से चाइना भेजना ज्यादा सस्ता पड़ता था, जबकि अगर पास के ही किसी स्टेट में, मानो कि एरिजोना में भेजते तो वो उल्टा महंगा पड़ता था। जो चाइना की इकोनॉमी का नेचर था, वो इस काम को बहुत ही फायदेमंद बना देता था। एग्जाम्पल के लिए, जैसे चाइना में सॉफ्टवुड लंबर है ही नहीं, तो वो बहुत डिपेंडेंट है रिसाइकल पेपर इंपोर्ट करने के लिए, ताकि वो भी अपनी कंट्री की पेपर की जरूरतों को पूरा कर सके। तो जो पेपर एक अमेरिकन बंदा आज पढ़ रहा है, वही पेपर रिसाइकल करके चाइना खरीद सकता है और उस पर प्रिंट करके एक चाइनीज बंदा पढ़ सकता है, और वो भी ये सब सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर। इतना ज्यादा डिपेंडेंट था पूरी दुनिया चाइना पर ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ रिसाइकल पेपर इंपोर्ट करता था। उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, वो है प्लास्टिक और आयरन, यानी कि मेटल एंड प्लास्टिक। और क्योंकि US या UK से चाइना की लेबर काफी ज्यादा सस्ती थी, तो इन्हें अलग अलग करना भी बहुत सस्ता पड़ता था। तभी चाइना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत क्विक इजी सोल्यूशन था अपना वेस्ट प्रोडक्ट भेजने के लिए, यानी अलग अलग करना भी काफी चीप हो जाता था। तभी चाइना ने पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही क्विक और इजी सोल्यूशन निकाल दिया, जो कि बहुत प्रॉफिटेबल भी था सब कंट्रीज के लिए। और इसीलिए कभी भी वेस्टर्न वर्ल्ड को अपनी रिसाइकल इंडस्ट्री पे काम करना सही नहीं लगा।
अब प्लास्टिक की ही बात ले लो। चाइना एक टाइम पर लगभग पूरी दुनिया का 70% प्लास्टिक यानी कि 70% प्लास्टिक वेस्ट को एक्सेप्ट करता था, यानी कि 7 मिलियन टन। ओ माय गॉड। और 2016 में ही अकेले यूएस ने चाइना को 7 लाख टन प्लास्टिक भेजा था। पर 2016 में ही चाइना में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन हुआ। एक चाइनीज डायरेक्टर ने चाइना को हिला देने वाली एक अनोखी डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसका नाम था प्लास्टिक चाइना। उसने बस एक छोटी बच्ची की जिंदगी के बारे में दिखाया था, जो कि एक रिसाइकल प्लांट में रहती थी, जिसने चाइनीज रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का सच खोल के रख दिया था। बीजिंग में इस पिक्चर को बैन करने की बहुत कोशिश करी, पर काम तो हो चुका था। अब कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी इमेज सुधारनी थी, क्योंकि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बोल चुके थे कि वो इस इंडस्ट्री के पूरी तरीके से खिलाफ है। फिर क्या, 2017 में चाइना ने WTO को बता दिया कि वो वेस्ट का इंपोर्ट या रिसाइकल प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट जैसे कि कॉटन, पेपर, प्लास्टिक अब बंद कर देंगे। अब इस टाइम तक चाइना और चाइना की इकोनॉमी तो काफी डेवलप हो चुकी थी। आप खुद ही चाइना की सिटीज देख सकते हो। अब चाइना के आम आदमी का लिविंग स्टैंडर्ड काफी बढ़ चुका है और अब चाइना का अपना खुद का ही इतना इंटरनल वेस्ट है रिसाइकल करने के लिए कि उन्हें किसी और कंट्री की जरूरत ही नहीं है। खैर, चाइना में इस मूवमेंट को नाम दिया गया ऑपरेशन नेशनल सॉर्ड। उनका मोटो सिर्फ इतना था कि अब चाइना अपना इंटरनल वेस्ट ही रिसाइकिल करेगी। पहले चाइना सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा। और चाइना का ये डिसीजन लेना इतना प्रभावशाली था, यानी कि इतना बड़ा था कि रातों रात ही वेस्ट और रिसाइकिल इंडस्ट्री के तो बाजे ही बज गए। जब चाइना मार्केट में था तब MRF यानी कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का 1 टन का हिसाब था लगभग $300, और जैसे ही चाइना गायब हुआ तो वो सीधा $30 पे आकर गिर गया, वो भी रातों रात। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि बाय 2020 चाइना विल स्टॉप ऑल वेस्ट इंपोर्ट, यानी कि अगले साल से ही। अब यही आती है एकदम एक्साइटिंग बात, एक ऐसी बात जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बोली थी। जैसे ही चाइना ने रिसाइकल वेस्ट को रोका तो बाकी कंट्रीज ने इस अपॉर्चुनिटी को हाथ धोकर पकड़ लिया। मतलब सोचो, कुछ ही दिनों में मलेशिया, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में अपने ही रिसाइकल प्लांट्स को डेवलप कर लिया। मतलब कुछ ही दिनों में। देखो, यहाँ ये आपको समझना होगा कि अनट्रीटेड वेस्ट इज बैड बट ट्रीटेड वेस्ट इज गुड। तो यही पॉलिसी इन कंट्रीज ने अडॉप्ट करी और कुछ ही टाइम में यहाँ से मिलियनेयर्स निकलने लग गए इस रिसाइकल इंडस्ट्री की ही वजह से। हाँ, बट तब भी मलेशिया, थाईलैंड इतना सपोर्ट नहीं दे पाए पूरी दुनिया को कि वो चाइना की जगह ले पाए, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड का वेस्ट ही इतना ज्यादा था कि उसको सिर्फ चाइना ही संभाल सकता था। तो यानी कि इसको संभालने का सबसे बड़ा मौका है इंडिया के पास। इंडिया की प्रॉब्लम ये नहीं है कि इकोनॉमी डाउन है, बट प्रॉब्लम सारी ये है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इकोनॉमी डाउन है। सर्विस सेक्टर तो बूम कर रहा है और इस सर्विस सेक्टर में ही रिसाइकल सेंटर की सर्विस आती है। अब इंडिया में धीरे धीरे करके रिसाइकलिंग सेंटर शुरू हो चुके हैं। 2015 से पहले कई जगह तो वेस्ट को जला दिया जाता था, लेकिन 2015 के बाद साहस, जीरो वेस्ट, नमो ई वेस्ट, जेम एनवायरमेंट मैनेजमेंट जैसी रिसाइकल कंपनी सामने आई, जिन्होंने रातों रात काफी बूम किया है। और यही नहीं, इन इंडस्ट्रीज की प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए महिंद्रा, मारुति ने भी कार रिसाइकल प्लांट खोलने शुरू करे हैं। इकोनॉमी चाहे खराब हो रही, लेकिन इंडिया के पास बहुत बड़ा मौका है। तो दोस्तों, आप भी इंडिया को ग्रो करने में मदद करें और अपने वेस्ट को बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, गीले और सूखे में प्रॉपर्ली डिवाइड करें, ताकि इंडिया का भी भला हो।